तो हम लोग देख रहे थे अपना विजन का टेस्ट तीसरा, उसमें हमने 10 क्वेश्चन किए थे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 11। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको जो भी आंसर लग रहा है तो आप उसमें अपने कॉपी में लिख सकते हो और फिर देख सकते हैं सही है गलत है। तो एक ये अवितरित स्थिर खंड है जो किसी भी भ्रंश या अपसारी सीमा से विहीन है। दूसरा, इसका निर्माण पश्चिम से पूर्व की ओर समान प्रवणता के साथ हुआ है। उपयोग कथनों में से कौन सा ऐसे सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। देखिए, इसको करने से टेस्ट लगाने से आपका स्टैटिक और करंट दोनों कंप्लीट होता है, ठीक है। और आपकी मतलब नॉलेज स्टैटिक पे भी अच्छी हो जाती है और आपको ये पता चल जाता है कि आपका क्या स्कोर रहा। तो मेरा है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उससे पहले टेस्ट लगाइए। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है। 11 का आंसर हमारा ए है। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में 5 प्रमुख नदी प्रणालियाँ हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत है वी शेप का, जो तटीय पूरा आप देखेंगे तो उधर 5 प्रमुख नदी प्रणालियाँ हैं: महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार और कावेरी। इस भूभाग का आकार स्थूल रूप से त्रिभुजाकार है, ठीक है, त्रिभुजाकार है। और इसकी आधारित संरचना उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग के दक्षिणी छोर से मिलती है। त्रिकोणीय पठार का सर्वाधिक उच्च शीर्ष तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। तो इसका जो सबसे ऊंचा भाग है वो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और पश्चिम से पूर्व की ओर प्रायद्वीप की सामान्य ढाल प्रवणता को दर्शाती है। नर्मदा, ताप्ती अपवाद है। देखिए, इसमें बता रहे हैं कि जो भी नदियां हैं प्रायद्वीपीय वो क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, जो बंगाल की खाड़ी है उसकी तरफ, ठीक है। लेकिन पश्चिम से पूर्व की ओर प्रायद्वीप की समान ढाल प्रवणता को दर्शाती है, दिखाती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल है। लेकिन जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं वो अपवाद है, ठीक है, वो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं, जो अपसारी सीमा के कारण निर्मित हुई भ्रंश घाटियों में, ऐसा भ्रंश घाटी के कारण में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो पहला तो गलत हो गया। प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सबसे प्राचीनतम और स्थिर भू आकृतियों में से एक है, सबसे प्राचीन है और सबसे स्थिर। प्रायद्वीपीय भारत का भूविज्ञान, जलवायु, इस क्षेत्र की नदियों को प्रभावित करने वाली 2 अध्यारोही भौतिक कारक हैं। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें राजमहल पहाड़ियों से आगे पूर्वोत्तर तक विस्तारित है। जो प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें हैं वो जो राजमहल पहाड़ियाँ हैं उससे आगे भी विस्तारित है और एक आयताकार खंड का निर्माण करती है। ये मेघालय और शिलांग पठार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो आगे भी ये मेघालय और शिलांग पठार तक है। इस पठार को प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य खंड से एक विस्तृत दरार पृथक करती है। तो इन दोनों को एक दरार है जो पृथक करती है, जिसे गारो राजमहल अंतराल के रूप में जाना जाता है। ये अंतराल आधा भ्रंशन द्वारा निर्मित हुआ था और बाद में गंगा द्वारा निक्षेपित अवसाद द्वारा भर दिया गया। तो कथन एक सही नहीं है, दूसरा सही है। तो क्वेश्चन हमें 11 पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो ए सही नहीं है। एक अविरत स्थिर खंड है और किसी भी भ्रंश या अपसारी सीमा से विहीन है, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं, ठीक है, भ्रंश से होकर जाती हैं। और दूसरा, इसका निर्माण पश्चिम से पूर्व की ओर समान प्रवणता के साथ हुआ है, तो यस ऐसा हुआ है, ठीक है। ठीक, तो सही नहीं है, ए इसका आंसर था, एक सही नहीं है। क्वेश्चन 12 देखते हैं। ये क्षैतिज संस्तर वाली शैलों द्वारा निर्मित होते हैं तथा पृथ्वी की भूपर्पटी के संचलनों से अपेक्षाकृत अप्रभावित रहते हैं। ये अवनत क्षेत्र पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक व्यापक प्राकृतिक निम्न भूमियों का निर्माण करते हैं। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? ए पेनीप्लेन, दूसरा पदस्थली, सी संरचनात्मक मैदान, डी तटीय मैदान। तो 12 का आंसर है हमारा सी। देखिए, पेनीप्लेन क्या होता है? अपर्दन के कारकों द्वारा निर्मित एक अपरदनजन मैदान है। मतलब जो अपर्दन होता है उसके कारण ही निर्मित होता है। नदियों, वर्षा, हिम और पवनें पृथ्वी की धरातल की अनियमितताओं को सही करने में सहायता करती हैं, ठीक है। जो धरती में ऊंचा नीचा स्थान होता है, तो जो नदियाँ होती है, वर्षा होती है, हिम, इनसे क्या होता है, ये जहाँ जैसे गड्ढे होंगे वो भर जाएंगे, है ना। तो एक सही सा करने का कोशिश करते हैं। इस प्रकार के मैदान लगभग समप्राय होते हैं, एक से होते हैं, इसलिए इन्हें पैनी प्लेन कहा जाता है। पदस्थली क्या होता है? पैडी प्लेन। यह भी अपर्दन द्वारा निर्मित एक मैदान है, ये भी अपर्दन से निर्मित होता है। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्वतः होने वाले अपक्षय द्वारा पर्वतों की ढाल अपक्षयित हो जाती है। इसमें मंद ढाल वाले पेडिमेंट्स या पदस्थली पैडी प्लेन का निर्माण होता है, किंतु कुछ तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ रह जाती है जिन्हें इंसेलबर्ग कहते हैं। देखिए, जो पर्वत होते हैं तो वो भी क्या होता है, उनमें भी अच्छा होता है, पत्थर नीचे गिरते रहते हैं। तो जो मन ढाल वाले पत्थर होते हैं उनमें क्या है, पैडी पेंट मतलब पदस्थली का निर्माण होता है। लेकिन जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ होती हैं उन्हें इंसेलबर्ग कहते हैं, ठीक है। तो संरचनात्मक मैदान क्या होते हैं? ये विश्व के संरचनात्मक रूप से अवनत क्षेत्र हैं जो पृथ्वी की सतह पर सबसे व्यापक प्राकृतिक निम्न भूमियों का
निर्माण करते हैं। वे क्षेत्रीय स्तर वाली शैलों से निर्मित होते हैं और पृथ्वी की भूपर्पटी के संचलनों से अपेक्षाकृत अप्रभावित रहते हैं। इसमें रशियन प्लेटफॉर्म, संयुक्त राज्य अमेरिका के विशाल मैदान और ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय निम्न भूमि जैसे विशाल मैदान शामिल हैं। देखिए, जो संरचनात्मक मैदान है वो पृथ्वी पे सबसे व्यापक प्राकृतिक निम्न भूमियों का निर्माण है। ठीक है, इसमें ये जो क्षैतिज स्तर वाली शैल होती है उनसे बनते हैं। ठीक है, और जो पृथ्वी में जो संचलन होता है उससे अप्रभावित रहते हैं। कुछ एग्जाम्पल दें, रशियन प्लेटफॉर्म, संयुक्त राज्य अमेरिका का विशाल मैदान, ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय निम्न भूमि। ये है तटीय मैदान। क्या होते हैं? ऑब्वियसली तट के साइड ये निक्षेपित मैदान होते हैं। तटीय क्षेत्रों में प्राय लहरें और पवनें समुद्र तट से पदार्थों, मिट्टी, रेत, गोल पत्थरों को स्थल की ओर लाती हैं। तो समुद्र से जो रेत वेत आती है, ठीक है, उन्हें तटीय मैदानों में निक्षेपित कर देती है। ठीक है, वो मैदान में बिछ जाते हैं, जिससे समुद्री दलदल, पंख मैदान, ज्वार और जार नदमुखी निम्न भूमियों का निर्माण होता है। तो वो तटीय मैदान होते हैं। ठीक है, तो 12 का आंसर था हमारा सी। अब देखते हैं 13। परत अपरदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ये भारी वर्षा के बाद समतल भूमि पर होता है। दूसरा, ये मृदा की महीन और अधिक उपजाऊ शीर्ष परत को हटा देता है। तीसरा, इसके कारण उत्खात भूमि स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो कौन सा सही है? 1 2 या 2 3 या 1 3 या 1 2 3? तो 13 का हमारा ए सही है। ठीक है, 1 2 सही थे, तीसरा नहीं था। देखिए, भारत में जल अपर्दन मुख्य रूप से परत अपर्दन या अवनालिका अपर्दन के रूप में होता है। मतलब जो अपर्दन हो रहा है वो ऊपर की जो परत है उसमें हो रहा है। ठीक है, वो हट रही है। परत अपर्दन समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है। जब बहुत तेज बारिश होती है तो होता है, और इससे मृदा का हटना आसानी से दिखाई नहीं देता है। यह अधिक हानिकारक है क्योंकि इससे मृदा की महीन और अधिक उर्वर शीर्ष परत हट जाती है। तो इससे जो मिट्टी की जो सबसे उर्वरक परत होती है वो हट जाती है। तो 1 2 सही है। अवनालिका अपरदन समांतर तीव्र ढालों पर होता है। जो अवनालिका अपरदन है वो कहाँ होता है? तीव्र ढालों पर। वर्षा की से गहरी हुई अवनालिकाएं कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती है। तो जो अवनालिका होती है वो क्या होता है? जैसे नाली टाइप की, वो वर्षा से क्या होता है और गहरी हो जाती है और कृषि भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती है, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। फिर वो कृषि लायक नहीं बचती। जिस प्रदेश में अवनालिकाएं और बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्कात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। तो 13 का हमारा ए सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन 14। निम्नलिखित कौन सा शिली भवन की प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए, ये तलछट में के ठोस होने के माध्यम से शैलों के निर्माण की प्रक्रिया है। ये शैलों के अपरदन तथा उनके डेल्टाई मैदानों में निक्षेपण की प्रक्रिया है। सी, यह लावा मैदान के निर्माण हेतु मैग्मा के ठंडे होने को संदर्भित करता है। डी, यह ऊष्मा और दाब के अधीन शैलों के कायांतरण को संदर्भित करता है। 14 का आंसर हमारा ए है। देखिए, जो सेडिमेंट या सेडिमेंट्री अर्थात अवसादी शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंटन से हुई है। तो इस जो सेडिमेंट्री वर्ड है वो सेडिमेंटम से आया है, जिसका अर्थ क्या है? व्यवस्थित होना। ठीक है, पृथ्वी की सतह की शैलें अग्नेय, अवसादी और कायांतरित 3 तरह की शैलें होती हैं। अपक्षयकारी कारकों से प्रति अनावृत होती हैं। ठीक है, इनमें अपक्षय होता है जो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती है, जो क्या है? धीरे धीरे खंडित होती जाती है। ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा संवहन और निक्षेपण होता है। ये एक जगह इकट्ठी होती जाती है। सघन और ठोस होकर ये निक्षेपित पदार्थ शैलों में परिणत हो जाते हैं। तो ठोस होकर के क्या है? शैलों में बदल जाते हैं। ये प्रक्रिया शिलीभवन लिथिफिकेशन कहलाती है। बहुत सी अवसादी शैलों में निक्षेपित परतें शिलीभवन के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं। इसी कारण बालुकाश में शैल जैसी अवसादी शैलों में विभिन्न सांद्रता वाली अनेक सतह होती हैं। तो 14 का हमारा ए सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन 15। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर पूर्वी जेट का आरंभ होना। दूसरा, हिमालय के उत्तर में स्थित क्षेत्र में उच्च दबाव का विकास होना। भारत में शीत ऋतु के दौरान उपयुक्त में से कौन सी मौसमी घटनाएं परिघटनाएं देखी जाती हैं? एक, कौन सा सही है? 1 2 1 2 दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो 15 का बी सही है। भारत में शीत ऋतु मोटे तौर पर नवंबर से मार्च तक रहती है। नवंबर से मार्च तक ठंडा रहता है मौसम। शीत ऋतु की मौसमी परिघटनाओं की भी निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तो इनकी विशेषताएं क्या है? हिमालय के उत्तर में स्थित क्षेत्र में उच्च दाब की स्थिति बनती है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा हुआ है कि हाई प्रेशर बन जाता है जो हमारा नॉर्थ होता है वहाँ पे। इस समय हिमालय के उत्तर में उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है। इस उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप के निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली धरातलीय पवनें भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती हैं। 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर संपूर्ण मध्य और पश्चिम एशिया पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली पछुआ पवनों के प्रभावाधीन होता है। जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा भारत में शीत ऋतु के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है।
शीत ऋतु में पश्चिम और उत्तर पश्चिम में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के ऊपर उत्पन्न होते हैं। पूर्वी जैठधारा ग्रीष्म ऋतु में जो पूर्वी जैठधारा है वो गर्मियों में, ठीक है, के दौरान जून माह में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। इसलिए कथन एक सही नहीं है हमारा। तो 15 का हमारा बी सही है, दूसरा सही था, पहला सही नहीं है। देखिए मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पूरा मौसम में, तो आप देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। इसके बाद क्वेश्चन 16 देखते हैं। पूर्वी जैठधारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान पूर्वी जैठधारा दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाती है। दूसरा, पूर्वी जैठधारा भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को लाने हेतु उत्तरदायी है। इसमें से कौन से सही है? एक, दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो 16 का हमारा बी सही है। देखिए ग्रीष्म ऋतु के दौरान जेट प्रवाह और ऊपरी वायु संचरण पूर्वी जेट द्वारा धारा का प्रभाव दक्षिण एशिया उत्तरी अफ्रीका के ऊपर उत्तरी गोलार्ध की ग्रीष्म ऋतु की एक अनूठी और प्रमुख विशेषता है। पूर्वी जैठधारा 5 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाई जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ पे हमें उत्तरी अक्षांश के मध्य मिलती है? ये प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व से पश्चिम की ओर 6 से 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर 6 से 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तथा उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में प्रभावित होती है। इसके परिणाम स्वरूप ऊपरी वायु परिसंचरण का प्रतिरूप व्युत्क्रमित हो जाता है, उच्च दाब निम्न दाब में बदल जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है और मानसून के शीर आगमन को बढ़ावा देता है। सॉरी, उच्च दाब निम्न दाब में बदल जाता है, लो प्रेशर बन जाता है, तो मानसून का आगमन होता है। दूसरा सही है, पूर्वी जैठधारा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है। इससे क्या आता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो मानसूनी वर्षा होती है। इन चक्रवातों के मार्ग में पड़ने वाले क्षेत्र भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। एक सही नहीं है। जून माह में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में एक पूर्वी जेट प्रवाह, ठीक है, जो प्रायद्वीप है उसके दक्षिणी भाग में एक पूर्वी जेट प्रवाह अधिकतम 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। यह जेट प्रवाह अगस्त में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थिर हो जाता है। पूर्वी पवनें समान तौर पर ऊपरी वायुमंडल में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर तक विस्तारित नहीं होती हैं, ठीक है। जो पूर्वी पवनें हैं वो क्या है? ऊपरी वायुमंडल में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर तक विस्तारित नहीं होती हैं उससे ज़्यादा, इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान पूर्वी जेट धारा का प्रभाव उत्तर की ओर बढ़ता जाता है। तो क्वेश्चन 16 का हमारा बी सही है, केवल दो सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन 17। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वानिकी के प्रकार। एक, कृषि वानिकी, एक ही भूमि पर वृक्षों और कृषि फसलों को उगाना। दूसरा, फार्म वानिकी, अपनी कृषि भूमि पर व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष लगाना। तीसरा, शहरी वानिकी, शहरी केंद्रों उनके आसपास सार्वजनिक एवं निजी स्वामित्व वाली भूमि पर वृक्ष लगाना। उपयुक्त में से कौन से सही है? एक, दो, तीन, दो, तीन, एक, तीन या एक, दो? कौन सी युग्म सही है बताइए। तो 17 का हमारा आंसर है, देखिए, सामाजिक वानिकी का अर्थ पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास में सहायता करने के उद्देश्य से बंजर भूमि पर वन रोपण और वनों का प्रबंधन और संरक्षण करना है, ठीक है। सामाजिक वानिकी का मतलब होता है, मतलब ग्रामीण विकास में सहायता करने के लिए जो बंजर भूमि है उस पर वन लगाना, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 द्वारा सामाजिक वानिकी को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। यह है शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। अब ये क्या है? शहरी वानिकी क्या है? शहरी केंद्रों और उनके आसपास सार्वजनिक और निजी स्वामित्व वाली भूमि पर वृक्षारोपण करने और वृक्षों का प्रबंधन करने से संबंधित है, जैसे हरित पट्टी, पार्क, सड़क के किनारे वृक्षारोपण, औद्योगिक और वाणिज्यिक हरित पट्टी आदि, ठीक है। शहरों में पेड़ लगाना सार्वजनिक और निजी स्वामित्व वाली भूमि पर। तो तीसरा सही है। ग्रामीण वानिकी क्या होता है? कृषि वानिकी और सामुदायिक वानिकी को बढ़ावा देने पर बल देता है। कृषि वानिकी क्या है? एग्रो फॉरेस्ट्री में एक ही भूमि पर वृक्ष और कृषि फसलें दोनों को उगाया जाता है। इस भूमि में बंजर पड़े भूखंडों का समावेशी उपयोग भी किया जाता है, तो एक सही है। समुदाय वानिकी, सामुदायिक वानिकी क्या है? में सार्वजनिक या सामुदायिक भूमि जैसे गांव के चरगाह, मंदिर की भूमि, सड़क के किनारे, नहर के किनारे, रेलवे लाइनों, स्कूलों आदि के किनारे वृक्ष लगाना इसमें शामिल है, ठीक है। जो सार्वजनिक और सामुदायिक भूमि होती है उस पे इसका उद्देश्य समग्र रूप से समुदाय को लाभ प्रदान करना होता है। फार्म वन की क्या है? से तात्पर्य उस प्रक्रिया से जिसके तहत किसान अपने खेत पर व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष लगाते हैं, तो दूसरा भी सही है। तो जो 17 है उसका हमारा तीनों ही सही है, तो ए सही है। उसके बाद क्वेश्चन 80 देखते हैं। जौहर भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, प्रत्येक 24 घंटे की अवधि में 2 उज्ज्वार और 2 निम्नज्वार आते हैं। दूसरा, ज्वार भाटा पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य की स्थिति के कारण घटित होता है। तीसरा, ये ज्वारनदमुखों से प्रदूषित जल को हटाने में सहायता करता है। कौन से सही है? एक, दो, दो, तीन, एक, तीन या एक, दो, तीन?
तो 18 का हमारा डी सही है। देखिए, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य की स्थिति ज्वार की उत्पत्ति का कारण है। जब मतलब ये लोग एक सीध में होते हैं, 90 डिग्री में होते हैं, तब ज्वार आता है। और चूंकि इनकी स्थिति का सही ज्ञान है, इसलिए ज्वारों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि कब आएंगे। ये नौ संचालकों और मछुआरों को उनकी कार्य संबंधी योजना में मदद करता है। नौ संचालकों में ज्वारीय प्रवाह का अत्यधिक महत्व होता है। ज्वार भाटा का क्या महत्व है? देखिए, ज्वार भाटा के दौरान मछलियाँ सकेंद्रित एकत्रित होती है। वाणिज्यिक मछुआरे ज्वार का अनुसरण करते हैं। ठीक है, इधर कुछ थोड़ा सा दिख नहीं रहा है तो मछलियाँ क्या होती है, एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। तो क्या होता है, अच्छे से मछलियों को पकड़ पाते हैं और अपने आर्थिक निवेश को बेहतर करने तथा अपने समय का सदुपयोग करने हेतु उच्चतम संकेंद्रण स्तर के दौरान मछली पकड़ते हैं। ज्वार मछलियों और महासागरीय पादपों की प्रजनन संबंधी गतिविधियों सहित महासागरीय जीवों के अन्य पहलुओं को प्रभावित करते हैं। तो ये बहुत सारे मतलब मछलियां हैं, पादप है जो महासागरीय, उनकी जो गतिविधि है उनको भी ये प्रभावित करता है ज्वार। प्लावी पादप और जीव प्रजनन क्षेत्रों और गहरे जलीय क्षेत्रों के बीच ज्वारीय धाराओं के साथ गमन करते हैं, तो ये इनके साथ बहते हैं। ज्वार प्रदूषकों को हटाने और महासागरीय पादपों और जंतुओं के जीवित रहने हेतु आवश्यक पोषक तत्वों को परिचालित करने में सहायता करता है। तो इससे क्या होता है, जो प्रदूषण होता है वो हट जाता है और आवश्यक पोषक तत्व आ जाते हैं इनके लिए। केकड़े, शंभू, घोड़े, समुद्री शैवाल, सीवीड और अन्य खाद्य योग्य समुद्री जीव ज्वारीय क्षेत्र में निवास करते हैं। छोटे ज्वारीय तालों में छोटे मछलियां और समुद्री वनस्पति भी पाए जाने की संभावना होती है। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले समुद्री जीवों को प्राय भोजन के लिए पकड़ा जाता है। ज्वार के नियमित आगमन के बिना ये जटिल और प्रचुर संख्या में पाए जाने वाले जीव जीवित नहीं रह पाएंगे और खाद्य संसाधन की कमी हो जाएगी। देखिए, ज्वार तटीय क्षेत्र और उनके आसपास के गहरे जल और धाराओं को प्रभावित करते हैं। कुछ क्षेत्रों में उच्च ज्वार के दौरान समुद्र में जहाज़ों के संचालन के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता हो सकती है अथवा ये भूमि में फंस सकते हैं, तो इनको बताना पड़ता है ज्वार के टाइम। यात्रा का सर्वोत्तम समय निर्धारित करने के लिए पायलट जल स्तर चैनलों की चौड़ाई और जल प्रवाह की दिशा को ध्यान में रखते हैं। प्रत्येक 24 घंटे की अवधि के दौरान 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार आते हैं, ध्यान रखिए। ज्वार की पूर्वानुमेयता अंतर प्रवाह और बहिर्प्रवाह के दौरान जल की तेज गति तट के किनारे रहने वाले समुदाय को नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत प्रदान कर सकती है। ठीक है, इससे हम नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत भी हो सकता है। तो 18 का हमारा तीनों ही सही थे। अब 19 देखते हैं। वोल्ट्समैन पदक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ये सांख्यिकी भौतिकी के उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए 3 वर्ष में एक बार प्रदान किया जाता है। दूसरा, सीवी रमन यह पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हो। इनमें से कौन सा सही है? 1, 2 दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो देखिए, 19 का ए सही है। हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और पुणे के भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान जो है में प्रतिष्ठित प्राध्यापक के रूप में कार्यरत एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी दीपक धर को वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वोल्ट्समैन पदक के लिए चयनित किया गया। ठीक है, जो दीपक धर है उन्हें 2022 के वोल्ट्समैन मेडल के लिए चयनित किया गया। इस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, तो पहले भारतीय हैं, ये ध्यान रखिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र, ठीक है, और पुणे के भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान में ये प्राध्यापक हैं। ठीक है, वोल्ट्समैन पदक को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के सांख्यिकी के भौतिकी का पर आयोग द्वारा आरंभ किया गया है। ठीक है, ये इसको मतलब जो ये है IUPAC ये कहलाते हैं। ठीक है, इस पुरस्कार में ऑस्ट्रेलियाई भौतिक विज्ञानी और दार्शनिक लुडविग वोल्ट्समैन के उत्कीर्ण लेख के साथ सोने पर पानी चढ़ा हुआ वोल्ट्समैन पदक दिया जाता है। यह सांख्यिकी भौतिकी में उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए 3 वर्षों में एक बार प्रदान किया जाता है। तो ये सांख्यिकी भौतिकी में अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, अच्छी उपलब्धि लाते हैं, तो ये दिया जाता है। तो 19 का हमारा ए सही है। वोल्ट्समैन पदक जो है वो सांख्यिकी से रिलेटेड है, याद रखिए। ठीक है, और दीपक धर को भी दिया गया। 20वां क्वेश्चन है। जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भागर पुराने जलोढ़ से बना है और इसमें चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिन्हें कंकड़ कहते हैं। दूसरा, खादर बाढ़ वाले मैदानों के नए निक्षेप हैं और ये उपजाऊ होते हैं। कौन सा सही है? 1, 2 दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो 20 का हमारा सी सही है, दोनों ही सही है। देखिए, उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ से निर्मित है। जलोढ़ मृदा से बना हुआ है उत्तरी मैदान। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। ये वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहले आता है ये मिट्टी होती है भांगर। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जो पुरानी मिट्टी है, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है।
दूसरा सही है, बाढ़ वाले मैदानों में नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। जो नई मिट्टी है उसको, जो बाढ़ से बनी है, उसको खादर कहा जाता है। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है और इसलिए ये उपजाऊ होते हैं और इस प्रकार ये गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं। तो 20 का हमारा आंसर है सी। 1 और 2 दोनों ही सही है। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।